हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट्स बाय एके में। जैसा कि दोस्तों अपन के इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए मैथ्स की जो रिगार्डिंग है वो वीडियोज अपलोड की जाती हैं। कोई भी टॉपिक होता है उस सभी के टॉपिक को कंप्लीट कराया जाता है। तो दोस्तों जो आज का अपन का लेक्चर्स होने वाला है वो 10th क्लास से रिलेटेड होने वाला है, जिसमें अपन 10th क्लास में समांतर श्रेणी अथवा अल्टरनेटिव प्रोग्रेसिव चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जो भी चैप्टर है उसको अपन पूरा कंप्लीट करते हैं, तभी उसको बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन बटन को प्रेस करके ही ऑल के बटन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा अदर सोशल मीडिया से मेरा मतलब है, अगर आपने अभी तक हमें हमारे टेलीग्राम पेज पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर नहीं फॉलो किया है तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर यदि किसी सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें वहाँ पर डायरेक्टली ही पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए डेली वीडियोज अपलोड की जाती हैं। तो आज अपन 10th क्लास का एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसमें अपन का जो चैप्टर है वो 5 है। चैप्टर कौन सा है? 5। तो उस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज जान लेते हैं। चैप्टर 5 का नाम है अपन का समांतर श्रेणी, अर्थात इंग्लिश में बात करें तो अल्टरनेटिव प्रोग्रेसिव एपी। समांतर श्रेणी सबसे पहले जानते हैं होती क्या है। समांतर श्रेणी वो होती है जो किसी एक अनुक्रम को फॉलो करती हैं। अनुक्रम जैसे अगर मैं बात करूँ डी इक्वल में टी एन माइनस में टी एन माइनस वन, जो इस क्रम को फॉलो करती हैं वो क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहलाते हैं। समांतर श्रेणी से अगर मैं बात करें तो अपन का जो ये चैप्टर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ 10th में, ये 10th में है आपका चैप्टर। 10th के साथ में अगर मैं बात करूँ आपका 11th में भी ये चैप्टर होता है। इसमें आपका जो 10th है इसमें ओनली इसका एक पार्ट दिया हुआ है। 11th में बात करें तो 11th में इसके 2 पार्ट दिए हुए हैं। अगर कंपटीशन की बात करें जैसे डिफेंस में अगर और आपका आईआईटी हुआ उसमें, तो उसमें आपके 3 पार्ट हैं। जैसे अपन 11th में जो होता है वो एपी और जीपी दोनों होते हैं, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। लेकिन अपन अगर यदि डिफेंस में और कंपटीशन की बात करें, डिफेंस में आईआईटी में, तो उसमें एक श्रेणी और जुड़ जाती है जिसे बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी क्या होती है? हरात्मक श्रेणी सेम समांतर श्रेणी का उल्टा होती है। समांतर श्रेणी का सेम उल्टा क्या होती है? हरात्मक श्रेणी। तो अपन का जो 10th में सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपन के लिए दी हुई है समांतर श्रेणी ओनली। तो समांतर श्रेणी होती है क्या है? जैसे समांतर श्रेणी है ए पी डी इक्वल टू में टी एन माइनस वन, अतः ये क्या होता है? एनवा पद। ये क्या होता है? एनवा पद। और ये क्या होता है? एन माइनस वनवा पद। कैसे? जो यहाँ लिखा होता है वही क्या होता है? इसका पद होता है। अब आपकी जो सिलेबस है उसमें टी एन भी दिया, टी एन नहीं दिया गया आई थिंक, उसमें दिया है ए एन माइनस वन, ये दिया हुआ है। तो अपन ए एन से ही बात करेंगे। देखिए, तो समांतर श्रेणी ये हो गया। समांतर श्रेणी होती क्या है वो जानते हैं। समांतर जैसे 2 4 6 8 कोई श्रेणी है, ये वाली सीरीज दी हुई है अपन के लिए। सीरीज ये वाली श्रेणी दी हुई है, तो इसमें समांतर श्रेणी क्या, जैसे देखिए इसमें +2 ऐड किया, इसमें भी +2 ऐड किया, इसमें भी क्या किया अपन ने? +2 ऐड किया। तो ये सीरीज चलती रहेगी आगे। जब यही सीरीज चलती रहेगी तो इसे क्या कर लेंगे अपन? समांतर श्रेणी। देखिए समांतर श्रेणी, अब इसमें समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं बात करें अपन तो ए एन क्या होता है? ये होता है आपका एनवा पद। ये क्या होता है आपका? एनवा पद। समांतर श्रेणी का कौन सा पद? एनवा पद। समांतर श्रेणी का एनवा पद। अब बात आती है इसमें आगे डी। डी क्या होता है? डी होता है सार अनुपात। सार अनुपात या फिर बोल सकते हैं इसे सार अंतर। अगर इंग्लिश में बात करें तो nth टर्म है ये आपकी। अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है? डिफरेंस। ये क्या हो गया आपका? डिफरेंस। तो ये होती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में जैसे आपके लिए कोई भी एनवा पद है तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या आता है वो देखते हैं अपन। एनवा पद, तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है आपका एनवे पद का फॉर्मूला। अब एनवे पद का ये फॉर्मूला हो गया।
ये आपकी जैसे बुक हो गई। इसमें अगर मैं बात करें अपन तो nवें पद का फॉर्मूला। अब समांतर श्रेणी की पहचानने के इसमें आपके क्वेश्चन है शायद 5.1 में। इसमें तो चलिए अपन क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, उसी के अनुसार आप बात करेंगे। देखिए जैसे ये समांतर श्रेणी है, एक और बात, जैसे ये समांतर श्रेणी दी अपने 2 4 6 8, तो ये जो होता है ये क्या होता है, पहला पद। पहला पद ये क्या होता है अपन का, दूसरा पद, सेकंड टर्म। ये कौन सी अपनी फर्स्ट टर्म, ये अपना सेकंड टर्म, ये अपनी थर्ड टर्म। इसी प्रकार जो एंड में दी होती है, जैसे मानिए इसकी श्रेणी में एंड में ये है, तो ये अपनी कौन सी होगा, लास्ट टर्म। इसे अपन लास्ट टर्म अथवा अंतिम पद भी बोल सकते हैं। या फिर देखिए इस श्रेणी की बात करें तो इस श्रेणी में 1 1 2 3 4, ये कौन सी है, ये फोर्थवा टर्म है। कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म, अर्थात चौथा पद। इसे चौथा पद भी बोल सकते हैं। तो ये आपकी श्रेणी होगी, पहला पद सेकंड पद। अब जैसे अपन के लिए इसमें क्वेश्चन दिया होगा जिसमें पूछ रहा होगा अपन से कि श्रेणी की पहचान कीजिए, ये श्रेणी क्या है, एक समांतर श्रेणी है या नहीं। तो समांतर श्रेणी है या नहीं, तो उसमें क्या करेंगे, किसी भी जो भी समांतर श्रेणी होती है उस समांतर श्रेणी में हमेशा क्या होता है, डी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट अर्थात कांस्टेंट से बात करें तो नियत, और नियत का मतलब क्या होता है वो समझिए आप। नियत का मतलब होता है कि जो डी होगा आपका, हर डी जो जितनी बार भी अपन डी निकालेंगे वो डी क्या आएगा, नियत। और नियत से मतलब है एक ही संख्या आएगी। जैसे इसका डी क्या होगा, देखिए डी का फॉर्मूला होता है डी इक्वल में टी एन प्लस 1 माइनस टी एन। अर्थात अगर मैं आपके अकॉर्डिंग बात करूं तो ए एन प्लस 1 और ए एन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ए एन माइनस 1। सेम बात यही है, दोनों प्रोसेस में ही है। तो डी कैसे निकालते हैं वो देखिए। इसमें सेकंड पद कौन सा है, सेकंड पद में से अपन को फर्स्ट वाले टर्म जो होती है वो घटानी पड़ती है। तो डी निकालने के लिए घटाएंगे अपन, तो 4 माइनस 2 कितना आया, 2। और डी इक्वल में इसमें से इसको घटाओ, 6 माइनस 4 इक्वल में 2, और डी इक्वल में 8 माइनस 6 इक्वल में 2। देखिए डी सबका सेम है। जब डी सबका सेम आ रहा है तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। अगर इनमें से किसी का भी डी अलग आ जाता है, जैसे बाई चांस मान के चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ 7, जब 7 किया तो मैं यहाँ से 7 में से अपन 4 घटाएंगे कितना आएगा, 3। इसी प्रकार यहाँ से 8 माइनस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो देखिए डी क्या आ गया, अलग आ गया। जब डी अलग आ गया तो अपन कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन का जो एक्सरसाइज है 5.1। तो 5.1 एक्सरसाइज 5.1 में क्या है वो देखिए। अपन एक्सरसाइज 5.1 में सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन अपन का क्या है वो डिस्कस करते हैं। चैप्टर 5 इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। ये अपन की एक्सरसाइज होगी, आज डिस्कस करेंगे इसे। देखिए एक्सरसाइज 5.1 में अपना पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित स्थितियों में से निम्न स्थितियों में संबद्ध सूचनाओं की ईपी है और क्यों। तो एक्सरसाइज 5.1 में कह रहा है अपन से कि जो अपन के जो इसमें कितने क्वेश्चन हैं, फर्स्ट में 4 क्वेश्चन है। इसमें आपसे अपन के लिए पूछ रहा है कि अगर ये एपी है, अर्थात अगर ये क्या है, अल्टरनेटिव प्रोग्रेसिव है, तो ये क्यों है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये क्यों है, और है तो फिर उसका रीजन दीजिए, और नहीं है तो वो क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अपन से कि प्रत्येक 4 किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। तो देखिए अपन को इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं अपन। फर्स्ट में सबसे फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले क्या गिवन है वो देखिए। इसमें दिया हुआ है अपन के लिए कि प्रत्येक फर्स्ट जो किलोमीटर है उसका जो अपन के लिए किराया दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है। देखिए प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दिया हुआ है, इसमें 15 रुपये।
ठीक। अब उसके बाद में कह रहा है अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, ₹8। कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे आप कहीं पर भी गए, आपने सवारी की, सफ़र किया, सफ़र में जो टैक्सी है उसका यदि आप पहले 15 किलोमीटर चलते हैं, यदि आप पहले 15 किलोमीटर चलते हैं तो उसका किराया होगा आपके लिए 15 रुपये। लेकिन यदि आप 15 किलोमीटर के से ज़्यादा चले, जैसे 15 किलोमीटर के बाद में आप 16 किलोमीटर चले, कितना किलोमीटर ज़्यादा चले, 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का कितना रुपये लगेगा, 8। अब 15 किलोमीटर के बाद में आप 2 किलोमीटर और ज़्यादा चले तो 8 का कितना हो जाएगा, दूना 16 रुपये और एक्स्ट्रा लगेंगे, 15 के अलावा कितने लगेंगे, 16 रुपये और। तो ये कहने का मतलब है इसका, अर्थात अगर मैं बात करें यहाँ से अपन, तो जो अपन के लिए प्रथम किलोमीटर का किराया है वो तो क्या हो गया, प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या होगा अपन के लिए, प्रथम पद ए इक्वल में 15, ठीक। और डी सार्वंतर डी इक्वल में कितना हो गया, 8 रुपये 15 रुपये। फॉर्मूला क्या होता है, अपन से इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थितियों में संबंध में एपी है और है तो क्यों है। तो देखिए ये पूछ रहा है एपी है और है तो क्यों है, तो क्यों का रीजन क्या हुआ, देखिए क्यों का रीजन देना है अपन को। अगर ये एपी है तो एपी होने के लिए डी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट आता है। एपी होने के लिए डी क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसमें जो होगा डी वो अगले, अगर अपन जैसे 15 किलोमीटर के ज़्यादा चले, 15 किलोमीटर से ज़्यादा चले तो अपन कितना चलेंगे, जैसे 1 किलोमीटर चले तो 8 रुपये जुड़ जाएगा, 2 किलोमीटर चलेंगे तो 16 रुपये जुड़ जाएगा, 3 किलोमीटर जुड़ेंगे तो 24 रुपये जुड़ जाएगा, क्योंकि 8 है अपने के लिए, 1 किलोमीटर का वैल्यू कितना है, 8 रुपये। तो यह एपी है, इसमें क्या आ जाएगा, यह एपी है। क्यों है, क्योंकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 है, प्रथम किलोमीटर का रुपये कितना किराया है, 15 रुपये है, और उसके बाद का किराया और उसके बाद किलोमीटर का अतिरिक्त किराया इसमें जुड़ जाएगा। कैसे, वो देखिए जैसे 15, ये तो हुआ आपका कितना, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये। अब सेकंड चलेंगे अपन तो 15 + 8 और चलेंगे तो 15 + 8 + 8, तो 15 + 8 + 8 + 8, ये फर्स्ट किलोमीटर के अतिरिक्त के लिए, ये सेकंड 2 किलोमीटर अतिरिक्त के लिए, ये 3 किलोमीटर अतिरिक्त के लिए, और इसी प्रकार अपन क्या चलेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो अतः यह क्या है, एक एपी है। क्यों एपी क्यों है, क्योंकि एपी में मैंने आपके लिए बताया जो सार्वंतर आता है वो क्या आता है, समान आता है। देखिए ये 15 है, इसमें 8 ऐड हो गया, अगर इसको जोड़ के और इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा अंतर, 8। इसी प्रकार इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 आएगा। अब ऐसा नहीं कर सकते हम कि इसमें से इसको घटाएं, ऐसा नहीं किया जाता है एपी में। एपी में किया जाता है जो अपनी नेक्स्ट वाली टर्म होती है, जो अगला पद होता है उसको पहले, उससे पहले वाले पद में से घटाया जाता है, ना कि किसी और पद में से घटाया जाए। तो आइए आपको समझ में आया होगा, बस आपको क्या करना है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगर मैं बात करूं आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड, तो एग्जाम में से यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है एग्जाम में से। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। तो देखिए माना अपन ने, माना बेलन में जो हवा है वो कितना है, बेलन में हवा, और हवा से मतलब क्या होगा, इसका आयतन। जब बेलन में हवा है तो हवा से मतलब क्या होगा, आयतन। आयतन कितना है माना अपन ने, बी माना, और बी आयतन को किससे प्रेजेंट करते हैं, बी से। बी मतलब वॉल्यूम, बी मतलब वॉल्यूम, इसका क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम अपन के लिए, अपन ने माना बी है। अब ये कह रहा है अपन से प्रश्न में कि 1/4 को वो क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, तो शेष कितना रहता है अपने पास में, तो शेष हवा,
1/4 तो निकल गई, तो शेष कितनी बची? जो अगर जैसे देखिए मैं आपसे कहूँ आपके पास में कितने 10 रुपये हैं, 10 रुपये में से मैंने कहा आपके पास 2 रुपये तो चले गए, 2 रुपये चले गए तो कितने शेष बचा? 8 रुपये। कैसे किया? 10 - 2 8। इसी प्रकार b माइनस कितने चले गए अपने पास में से? आयतन कितना निकाल दिया उसने? 1/4 किसका? उसी आयतन का, तो b का की जगह क्या आता है? गुणा वाला निशान, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये निकला कितना आया? इसका एलसीएम लेंगे अपन, देखिए 4 का इसमें भाग दिया तो कितना हो गया? 4b माइनस का b कितना बचा? 3b/4 ये बचा। अब इसके बाद में फिर कहता है फिर नेक्स्ट वाले स्टेप में कि इसका भी 1/4, इसका भी 1/4। अब 3b/4 का 1/4 बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो कह रहा है हर जो अपन उसमें लगाए प्रत्येक बार में बेलर जो शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है, क्योंकि पहले अपने पास में ये था, इसका 1/4 निकाला तो ये बचा अपने पास। अब इसका 1/4 ये निकालेगा, तो कैसे? सेम वही प्रोसेस। तो इतनी हवा है हमारे पास, इसमें से 1/4 अपन को क्या करनी है? माइनस। तो 3b/4 माइनस इसका 1/4 इसका, तो 3b/4 का 1/4 ये हो गया। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो यहाँ देखिए b माइनस बी का 1/4, तो b माइनस बी का की जगह क्या आ जाएगा? 1/4। इसी प्रकार इसी में 3b/4 माइनस 3b/4 1/4, ठीक। तो 3b/4 माइनस 3b अपॉन में 4 चौका 16, एलसीएम ले लेंगे दोनों का, इसमें डिवाइड देंगे कितनी बार हो गया? 4 बार। 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 12b माइनस इसी प्रकार 16 का इसमें डिवाइड देंगे एक बार, एक का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 3b, कितना बचा अपने पास में? 9b/16 ये बचा। अब देखिए ये वाला और ये वाला, इन दोनों में अपन अगर डिफरेंस की बात हो, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितने का आया? 1/4 का। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस आया वो कितने का आया अपने पास में? इन दोनों में से माइनस करके देखिए, तो देखिए b 3b/4 माइनस b कॉमा 9b/16 माइनस 3b/4। ये तो d निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? नेक्स्ट वाले पद में से पहले वाला पद घटाते हैं, तो देखिए इसमें से घटाएंगे कितना आएगा? 4 3b माइनस का 4b आ जाएगा, ये हो जाएगा 16, 9b माइनस 4 4 12, कितना बचा? यहाँ माइनस के b/4, यहाँ कितना बचा? माइनस का 3b/4 16। देखिए ये दोनों सेम है क्या? नहीं है। जब ये सेम नहीं है तो d क्या है अपने पास में? अलग अलग आ रहा है। जब d अलग अलग आ रहा है तो अपन क्या कह सकते हैं कि यह एक AP नहीं है। क्या नहीं है? AP नहीं है। जब AP नहीं है तो अपन कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। हालांकि इसमें से अगर मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड बात करूं तो एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में ओनली ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर का क्या है? थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करें तो प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी दी हुई है अपन के लिए? प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी दी हुई है अपन के लिए? 150 रुपये, रुपये 150 है। अगर बात करें और कह रहा है बाद में प्रत्येक मीटर की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है प्रत्येक मीटर, तो प्रत्येक मीटर की अतिरिक्त लागत, प्रत्येक मीटर की अतिरिक्त लागत कितनी है? 50 रुपये। अर्थात कहने का मतलब यह है यदि वो 1 मीटर खोदता है प्रथम 1 मीटर के लिए तो उसे 150 रुपये ही देने पड़ेंगे। यदि 1 मीटर के अलावा और खुदवाता है तो हर मीटर का जो किराया है वो रुपये है उसके 50 रुपये बढ़ जाएंगे। जैसे अपन को खुदवाने है, मानिए 5 मीटर की जमीन है वो खुदवानी है, तो खुदवानी है तो 1 मीटर खोदेगा वो सबसे पहले, तो 1 मीटर के 150 रुपये लेगा। अब 1 मीटर के बाद में 1 मीटर और खोदेगा तो 50 रुपये और बढ़ जाएंगे, फिर 1 मीटर और खोदेगा तो 50 रुपये और बढ़ जाएंगे, फिर 1 मीटर और खोदता है
तो 50 मीटर 50 रुपये और बढ़ जाएंगे। तो हर मीटर के हिसाब से उसके 50 रुपये बढ़ते हुए जाते हैं। तो अपन देखिए हर मीटर पे 50 रुपये बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं बात करें तो यहाँ से इसका प्रथम पद क्या निकल के आया, देखिए जैसे प्रथम मीटर के लिए 150, उसके बाद में 150 प्लस 50, सेकेंड मीटर के लिए 150 प्लस, अगर 3 मीटर और खोदता है, देखिए 1 मीटर का तो ये हो गया, ये 2 मीटर के लिए 1 मीटर का तो 150, दूसरी मीटर में 50 रुपये और बढ़ गए। अब देखिए यहाँ 1 मीटर का 150, दूसरी मीटर में और खोदा तो 50 रुपये और, 3 मीटर और खोदा, 1 मीटर और खोदा उसने ज़्यादा तो 50 रुपये और बढ़ गए। इसी प्रकार 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, यदि वो 4 मीटर खोदता है तो ये हो गए। इसी प्रकार में सीरीज आगे बढ़ती हुई जाती है। तो देखिए इन दोनों का अंतर देखिए कितने का अंतर है, 50 का। इन दोनों में अंतर 50 का, इन दोनों में अंतर 50 का। जब अंतर क्या है, सेम है, तो अपन क्या कह सकते हैं, अतः यह क्या है, एक एपी है। एपी से मतलब क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि इसमें अतिरिक्त किराया, क्योंकि इसमें अतिरिक्त लागत, अतिरिक्त पर प्रति किलोमीटर, अतिरिक्त प्रति मीटर खुदाई की लागत जुड़ती हुई जाती है। जुड़ती हुई जाती है। जैसा कि मैंने अपन के लिए यहाँ दिखाया, ये प्रथम किलोमीटर का है, कितना का है, ये फर्स्ट किलोमीटर का है, फर्स्ट मीटर का है। ये 2 मीटर के लिए है, ये 3 मीटर की खुदाई का है, ये 4 मीटर की खुदाई का है। तो आइए आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं है, बस आपको एपी और जीपी, एपी फाइंड करनी, एपी है या नहीं है। अगर बात करें अपन के लिए फोर्थ क्वेश्चन की, तो फर्स्ट का 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है वो देखिए। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, पहले वो समझिए आप। चक्रवृद्धि ब्याज होती है, जैसे अपन किसी के लिए ब्याज देते हैं तो एक अपन उससे कहते हैं कि मैं चक्रवृद्धि ब्याज पर दे रहा हूँ। तो चक्रवृद्धि ब्याज का उसका कहने से, जैसे कई 6 माह पे देते हैं, 6 महीने की पे, कई साल की पर देते हैं, 5 साल की पर देते हैं। तो उसका मतलब है जितनी साल पर या जितनी 6 महीने पर वो दे रहा है, 6 महीने पर या महीने पर, तो उसके बाद में उसकी जो ब्याज है वो ब्याज जुड़ के ही दोबारा से ब्याज में ऐड हो जाती है। जैसे मैंने मान के चलिए मैंने किसी के लिए 500 रुपये दिए, अब मैंने उसके लिए 500 रुपये तो दे दिए, अब मैंने उससे कहा कि मैं जो आप तुम्हें दे रहा हूँ वो उसकी जो ब्याज है वो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगी। अब मैंने उससे बोल दिया कि साल के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज लगेगी। देखिए जैसे मैंने 500 रुपये दिया और मैंने उससे बोला कि 1 साल की जो ब्याज है वो 10 रुपये है, 1 साल की ब्याज या 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जो भी है, मैंने उससे कह दिया। अब जैसे मान के चले 50 रुपये हुई 1 साल की ब्याज, तो कितना हुआ 1 साल में, 550। अब जो अगली ब्याज चलेगी, अगली जो नेक्स्ट ईयर की जो ब्याज चलेगी वो 550 रुपये की चलेगी, ना कि 500 रुपये, क्योंकि प्रथम वर्ष का जो वो था वो तो 50 रुपये ब्याज चली। जो सेकंड वर्ष आई वो ब्याज कैसे चलेगी, वो 550 की ऐड होकर चलेगी। और जैसे तीसरी वर्ष हुई तो तीसरी वर्ष में जो इतनी ब्याज बनी, जैसे 550 की मानिए ज़्यादा ब्याज बनेगी, क्योंकि 500 की जब 50 बन रही है तो जैसे 550 की बनी, मान के चलिए 60 रुपये, तो 60 रुपये और जुड़ जाएंगे, कितने हो गए 550 के 610 रुपये। अब तीसरी वर्ष में 610 रुपये की ब्याज चलेगी, ना कि 500 रुपये की। तो ये होती है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, आपको फॉर्मूला कुछ याद नहीं रखना है, बस आपसे ये कह रहा है कि इसमें ये बताना है आपको ये एपी है या नहीं है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन 1 प्लस दर अपॉन 100 और ऊपर आ जाता है समय। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ये कह रहा है अपन से खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। देखिए अब ये कह रहा है इसमें 1000 रुपये, तो अपन के लिए मूलधन क्या दिया हुआ है, इसमें मूलधन दिया हुआ है 10,000 रुपये, दर क्या दिया हुआ है 8%। ये वार्षिक दर इसने पहले बोला है, वार्षिक की दर से, वर्ष की दर है। देखिए तो वर्ष की दर है तो प्रथम वर्ष के लिए निकालेंगे अपन सबसे पहले, प्रथम वर्ष की
तो प्रथम वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकल के आई? तो देखिए मूलधन कितना है 10,000 वन प्लस दर कितनी है 8 अपॉन में 100। समय प्रथम वर्ष के लिए है तो 1 हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे दोनों का, लासा 100 आ गया। 100 का इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 100 का 1 में डिवाइड में बन दिया तो 100, 100 का ऊपर मल्टीप्लाई 100 प्लस 100 का 100 में भाग दिया 1, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 8। तो देखिए 100 10,000 108/100। अब ये हुआ, जैसे मान के चलिए ये आया अपने पास, इसका मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यह चाहिएगा 108 और डबल जीरो, मल्टीप्लाई करने पर इतने रुपए आए अपने पास। ठीक, ये तो प्रथम वर्ष की। अब द्वितीय वर्ष की देखिए, द्वितीय वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज देखिए मूलधन कितना है अपने पास में 10,000 वन प्लस 8/100। कितने समय के लिए देख रहे हैं अपन, दूसरे वर्ष की। तो दूसरे वर्ष में यहाँ क्या आ जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो देखिए 10,000 कितना आया, इसको ऐड करने पर, इसको सॉल्व करने पर कितना आया 108/100 और इसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है कि इसका 2 बार क्या होगा मल्टीप्लाई। देखिए कैसे, इनटू में 108/100 108/100। यहाँ पर 1 था तो एक ही बार में किया अपन ने। देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। अब इनका मल्टीप्लाई करिए 108 इंटू 108। कितना है 11,640। ये रुपए आए अपने पास में। ठीक, ये तो आए अपने पास में द्वितीय वर्ष के। इसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे अब तृतीय वर्ष की। तो सीधी सी बात है तृतीय वर्ष के और ज़्यादा आएंगे। जब और ज़्यादा आएंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखिए आप, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा। अब एक इसमें तीसरी वर्ष की और निकालनी पड़ेगी अपन को। तो जैसे ये देखिए मैं यहाँ निकाल देता हूँ तीसरी वर्ष की। तीसरी वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज देखिए 10,000 वन प्लस 8/100। तीसरी वर्ष के लिए क्या लिया, समय कितने वर्ष, 3 वर्ष। तो 3 का ऊपर क्या कर दिया, ऊपर पावर में लगा दी। तो देखिए 10,000, इसको सॉल्व करने पर क्या आया 108/100। ऊपर 3 है 3, 108 कैसे आया, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में 100 आएगा, यहाँ 100 में 8 ऐड हो जाएगा। देखिए 10,000, इसका मतलब क्या है, इसका 3 बार क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 108/100, 108/100, 108/100, ये हुआ। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। अब इन सब का क्या होगा मल्टीप्लाई। देखिए 2 का मल्टीप्लाई करने पर तो वो आया, क्योंकि 108 इंटू 108 क्या कितना आया 11,640 इंटू में 108 एक बार और कर लेते हैं अपन। देखिए 8 चौका 32, 2 3 हासिल लगी, 8 चौका 32, 8 48, 51, 48 और 5 कितना हो गया अपन का 53, 3 5, 8 5 13, 1 8 और 1 9, 4 6 6 1 1 2 1 7 9 5 2 1 कितना है 12,000। कितना है मल्टीप्लाई करने पर, एक बार और देख लें। 8 चौका 32 की 2 को हासिल लगी 3, 8 45, 8 6 48 और 3 51, 5 48, 48 और 5 53, 3 5 8 और 8 5 13, 1 8 और 1 9 सही है। कितना आया, इसका मल्टीप्लाई करने पर आया 12,59712 और अपॉन में क्या है 100, ये भी है।
देखिए इसमें अपन 100 है, 2 जीरो हैं तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो 12,597.12 अतः इतने रुपए और इतने पैसे इसकी क्या बनी, ब्याज समेत बना। अब देखिए इन दोनों इनका अंतर देखिए, इसमें कितने का अंतर आया, 10,800 जो बनी और ये 11,640। तो यहाँ अगर मैं लिखूँ तो देखिए कितना आया, 10,800, 11,664 और ये कितनी आई, 12,597.12। ये है, ये अपने पास में, ये प्रथम वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज है, ये सेकंड वर्ष है, ये थर्ड वर्ष में। इतना अपने पास में मिश्र धन हो जाता है। ये प्रथम वर्ष का मिश्र धन है, ये सेकंड वर्ष का और ये तृतीय वर्ष का। ठीक है, प्रथम वर्ष का मिश्र धन बना ये अपने पास में, ये इतने वर्ष का बना। तो मिश्र धन बनने के बाद में देखिए, अब मिश्र धन बन गया, इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर सेम आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो पॉइंट में जा रहा है, ये तो बिना पॉइंट के है, सीधे दिमाग की लॉजिक की बात है। ये तो पॉइंट में आएगा, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर पॉइंट में आएगा, इन दोनों का अंतर पॉइंट में नहीं आएगा। जब इन दोनों का अंतर ही सेम नहीं है तो ये चक्र, ये क्या है, एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो अपन सीधे सीधे लिख सकते हैं, अतः यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो इनकी ब्याज हैं उनकी ब्याजों का अंतर है वो सेम नहीं है, क्योंकि इनकी ब्याजों का अंतर क्या नहीं है, समान नहीं है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज का। तो इसमें चक्रवृद्धि यानी मिश्र धन का है फॉर्मूला डायरेक्ट ही। जब आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज दी हुई हो तो हम इससे डायरेक्ट ही मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं। मिश्र धन का है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपके इसमें एग्जाम से रिलेटेड बात किया तो एग्जाम से रिलेटेड इसमें से क्वेश्चन नहीं बनता है, मैं आपके लिए फिर भी बता दूं। यदि आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़ते रहेंगे तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे जो कि आपकी एग्जाम से रिलेटेड होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ईपी गिवन है आपके लिए, इसमें फर्स्ट टर्म्स आपको फर्स्ट 4 टर्म्स ज्ञात करने, जिसमें ए और डी आपके लिए गिवन है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देखिए, अपन को फर्स्ट 4 टर्म्स इसके क्या ज्ञात करनी है, अर्थात प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं अपन को। इसमें से अपन के लिए ए और डी क्या है, गिवन है। तो देखिए इसमें फर्स्ट में क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। ए इक्वल में क्या दे रखा है, ए इक्वल में 10 दे रखा है और डी इक्वल में क्या दे रखा है, ए इक्वल में 10 है और डी भी आपके लिए 10 है। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, फर्स्ट 5 टर्म्स। तो फर्स्ट 5 टर्म्स ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए एन पदों का। तो देखिए ए एन इक्वल में सॉल्यूशन में ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। अब कह रहा है हमसे प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। तो प्रथम के लिए सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, 1, ए वन इक्वल में एन इक्वल में क्या रखा अपन ने, 1, तो एन इक्वल में 1 रखने पर, अगर इंग्लिश में बात करें तो पुट एन इक्वल 1। ठीक, देखिए ए की जगह क्या रखा अपन ने, 10, क्योंकि दिया हुआ है, प्लस एन की जगह पर क्या रखा, एन इक्वल में 1, 1 माइनस 1, डी इक्वल में 10, तो 10 प्लस एन 1 माइनस 1 करेंगे 0 और 0 को मल्टीप्लाई 10 से, तो 10 प्लस 0 इक्वल में क्या आया, 0। तो अपन के लिए पहला पद क्या हो गया, 0। इसी प्रकार दूसरा पद, प्रथम पद, दूसरा पद देखिए, द्वितीय पद कौन सा होगा, A2 इक्वल में ए प्लस एन माइनस 1
इंटू डी। अब इसमें n बराबर क्या रखना है अपन को 2, तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 रखा। अब a की वैल्यू क्या गिवन है 10 और d की वैल्यू क्या है 10, ये रख दिया। अब जब a2 अपन ने a की वैल्यू रखी 10, d की वैल्यू भी 10 रख दी, इन सब की वैल्यू रखी। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए सेम वही प्रोसेस अपना पहले वाले की तरह। a2 इक्वल में a प्लस a की वैल्यू 10 प्लस n की जगह क्या रखेंगे अपन 2, पुट n इक्वल में 2 अर्थात n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखा तो 2 रखेंगे यहाँ पर 2 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 10, 10 तो 10 प्लस 2 माइनस 1 किया तो 1 बचा और मल्टीप्लाई में कितना है अपन के पास में 10, क्या आया 10 प्लस 10 कितना आ गया 20, ये हो गया। अब इसी प्रकार तृतीय पद, तृतीय पद याद करेंगे इसका। तो तृतीय पद के लिए e3 इक्वल में, देखिए इसी में e3 में a की वैल्यू 10 प्लस n बराबर क्या रखना तृतीय पद में n बराबर 3, तो n बराबर 3 रखेंगे यहाँ 3 माइनस 1, डी की वैल्यू 10 तो a3 इक्वल में 10 प्लस 2 इंटू 10 कितना आया 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, ये हो गया a3 की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार में अपन चौथा पद ज्ञात करेंगे इसका, चतुर्थ पद। चतुर्थ पद में क्या रखेंगे n बराबर 4, n बराबर 4 तो देखिए a4 इक्वल में a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू 4 माइनस 1 और d की वैल्यू वही 10 तो 10 प्लस 3, 4 माइनस में से 1 गया कितना बचा 3 इंटू में 10 तो 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा 40। तो ये अपना पहला पद हुआ, ये अपना दूसरा पद हुआ, ये अपना तीसरा पद और ये अपना चतुर्थ पद। अगर मैं यहाँ से अपन को एक सीधी भाषा में लिखना चाहूँ तो देखिए प्रथम पद कौन कौन से हुए, तो कौन कौन से पद आए अपने पास में 10, 20, 30, 40, यही अपन का क्या है आंसर है, ये अपना क्या है आंसर है। आइए तो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के बेसिस पर अपन इसको कर सकते हैं। ठीक, तो चलते चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसमें अपन से, नेक्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल में माइनस का देखिए इसमें दिया हुआ है अपन के लिए सेकंड क्वेश्चन में a इक्वल में माइनस का 2। देखिए अगर मैं चाहें तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। छोटा कैसे, अब मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं छोटा कैसे करेंगे। देखिए क्या अपन के लिए सेकंड का सेकंड है a इक्वल में दिया हुआ है माइनस का 2 और d इक्वल में दिया हुआ है 0। तो क्या कह रहा है अपन से कह रहा है इसमें कि दिए हुए ep के प्रथम 4 पद ज्ञात किए। तो देखिए अपन इसमें कैसे ज्ञात कर सकते हैं प्रथम 4 पद, क्या ज्ञात करने अपन को प्रथम 4 पद अपन को फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे वो देखिए, मैंने आपके लिए वो तरीका बता दिया, उसमें अपन उस तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक तरीका ये भी है इसका, अपन इसमें क्या करेंगे प्रथम 4 पद के लिए n इक्वल में 1, 2, 3, 4 रखने पर ये रखेंगे और फॉर्मूला क्या होगा अपन के लिए ए एन इक्वल में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होगा इसमें।
ठीक, एक तरीका और है, वो मैं आपके लिए अगले वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, तो ये देखिए इसमें तरीका ये देखिए ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो n बराबर 1 प्रथम पद के लिए देखिए, प्रथम पद में क्या रखेंगे, n बराबर 1। अगर इंग्लिश की बात करें तो फर्स्ट टर्म n बराबर 1 रखेंगे इसमें, तो a1 इक्वल में a की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे माइनस का 2 प्लस 1 की वैल्यू यहाँ से 1 माइनस का 1 और d की वैल्यू 0, ये हो गई। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 प्लस 1 माइनस 1 0 और मल्टीप्लाई में क्या है 0, और इसमें मल्टीप्लाई में 0, 0 इंटू 0 0 और 0 इसमें ऐड करेंगे माइनस का 2, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो ये आ गया अपने पास में प्रथम पद। अब इसी प्रकार द्वितीय पद, द्वितीय पद के लिए क्या करेंगे, n इक्वल में 2 रखेंगे, अर्थात सेकंड टर्म देखिए सेकंड टर्म में n बराबर 2 यहाँ रखा है, a2 इक्वल में a की वैल्यू कौन से माइनस का 2 प्लस 1 माइनस 1 सॉरी 2 माइनस 1 इंटू में 0, 0 कहाँ से आई, d की वैल्यू 0 है, इक्वल में माइनस का 2 2 माइनस 1 1 इंटू में 0, ये थी, इंटू में क्या है 0, 0 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे क्या आएगा 0, तो माइनस का 2 प्लस 0 क्या आएगा माइनस का 2 ही आएगा। ये आ गई अपने पास में, ये अपने पास में द्वितीय पद आ गया। इसी प्रकार अब तीसरा पद देखिए, तृतीय पद अर्थात सेकंड टर्म, n इक्वल में क्या रखेंगे 3, तो a3 इक्वल में a की वैल्यू यहाँ से माइनस का 2 प्लस n की वैल्यू क्या आएगी 3, यहाँ इसमें रखेंगे 3 माइनस 1, d की वैल्यू वही 0 इक्वल में देखिए माइनस का 2 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू में 0 इक्वल में माइनस का 2 प्लस 0 क्या आ गया माइनस का 2। ठीक, इसी प्रकार चतुर्थ पद, n इक्वल में क्या रखेंगे 4 इसमें चतुर्थ पद में, तो a4 इक्वल में माइनस का 2 प्लस 4 माइनस 1 इंटू में 0 माइनस का 2, a की वैल्यू यहाँ से रखी, n की वैल्यू ये रही 4, 1 है 1 ऑलरेडी माइनस का 1, d की वैल्यू 0, d की वैल्यू 0, तो माइनस का 2 प्लस 4 में से 3 गया 3 इंटू में 0 है 0, माइनस का 2 प्लस 0 क्या आ गया माइनस का 2 ही आ गया। तो चारों पद क्या है अपने पास में माइनस के 4 4 माइनस के 2 सॉरी माइनस का 2 2 ही आए। तो क्या है अपने पास में प्रथम 4 पद, इसके प्रथम 4 पद अर्थात फर्स्ट 4 टर्म्स, क्या क्या निकले 4 टर्म्स, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 और माइनस का 2, यही आए और यही अपना क्या हुआ आंसर हुआ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बस इस फॉर्मूले में अपन को ये रखने हैं। देखिए इस फॉर्मूले के अलावा इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, वो तरीका देखिए, वो तरीका क्या है उसे समझिएगा। वो तरीका है आपका, उसमें आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए अपन को कौन से पद याद करने हैं, 4 पद याद करने हैं। देखिए तो प्रथम 4 पद अपन इसमें मान लेंगे, प्रथम 4 पद क्या होंगे अर्थात फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे वो देखिए आप। ठीक, कौन कौन से हैं वो मानते हैं अपन, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ये अपने कौन से हो गए 4 पद हो गए। अर्थात पहला पद, दूसरा पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद हो गए चारों पद पहले। तो देखिए प्रथम पद अर्थात फर्स्ट टर्म, दो सवाल मैंने आपके लिए जो 2 क्वेश्चन है वो उस फॉर्मूले से बता दिए। अब इससे देख लीजिए फर्स्ट टर्म क्या होगी इसमें, फर्स्ट टर्म क्या है ए, तो a1 इक्वल में क्या आ जाएगा a, और a की वैल्यू क्या है माइनस का 2, तो क्या आ गया फर्स्ट टर्म माइनस का 2। द्वितीय पद
अर्थात सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म ए टू इक्वल में क्या है ए प्लस डी, ए की वैल्यू क्या है माइनस का 2, डी की वैल्यू क्या है 0, इक्वल में क्या आ गया माइनस का 2। ठीक, इसी प्रकार तृतीय पद अर्थात तृतीय पद थर्ड टर्म, तो ए3 इक्वल में ए की वैल्यू यहाँ से रखेंगे माइनस का 2 प्लस 2d है, सॉरी ए प्लस 2d है पहले फॉर्मूला, ए प्लस 2d, ए की वैल्यू माइनस का 2 प्लस 2, डी की वैल्यू 0, क्या आ गया माइनस का 2, इसका 2 का गुणा अपन 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस का 0 इक्वल में माइनस का 2, ये हो गया। अब बात करते हैं चतुर्थ पद की, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या होगा इसका A4 इक्वल में ए प्लस 3d, और ए प्लस 3d में क्या है, ये ए प्लस 3d अपन ने पहले ही माना, ए की वैल्यू माइनस का 2 प्लस 3, डी की वैल्यू 0 माइनस का 2, 3 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो कौन कौन से आए अपने पास में प्रथम 4 पद, यहाँ लिख लीजिए प्रथम 4 पद कौन कौन से आए, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 2, यही आए। इस तरीके से भी इस सवाल को कर सकते हैं, आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे आप उसी तरीके से कर दीजिए। मुझे फॉर्मूले से ज़्यादा बेटर लगता है तो मैंने फॉर्मूले से आपके लिए वो सवाल दोनों करा दिए, ये सेकंड का दूसरा पार्ट है जो मैंने इस तरीके से करा दिया। तो चलिए मैं आपको इसी तरीके से कराता हूँ, ये जो तरीका है ये बेटर है, उससे आपके समझ में भी अच्छा आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका, उसमें दिया हुआ है ए, तो आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, सेकंड का थर्ड। इसमें क्या दिया हुआ है अपन के लिए, इसमें दिया हुआ है ए इक्वल में 4 और डी इक्वल में माइनस का 3। जैसा कि अपन पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था अपन ने, वही प्रोसेस इस क्वेश्चन में अपनाएंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। देखिए कितने पद याद करने अपन को, 4, तो माना 4 पद, कौन कौन से माना अपन ने, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इंग्लिश की बात करें तो अपन यहाँ से लेट 4 टर्म्स, ये हो गई अपने पास में। ठीक, तो देखिए अपन पहला पद कैसे याद करते हैं, प्रथम पद फर्स्ट टर्म A1 इक्वल में, ये कौन सी टर्म है फर्स्ट, तो ये फर्स्ट है तो A1 इक्वल में A, तो यहाँ से A1 इक्वल में A है तो A1 इक्वल में A, तो A की वैल्यू क्या है 4, जो कि अपन के लिए क्वेश्चन में दी हुई है। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसी प्रकार फर्स्ट टर्म आ गया A1 इक्वल में 4, सेकेंड पद तथा द्वितीय पद A2 इक्वल में क्या हुआ, सेकंड पद A2 अर्थात द्वितीय पद क्या है यहाँ पर, ये कौन सा है सेकंड टर्म, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड हुआ, और ये अपना कौन सा हुआ फोर्थ टर्म अर्थात चौथा पद। तो A2 इक्वल में क्या है A प्लस डी, तो A की वैल्यू कितनी दी हुई अपन के लिए 4, डी की वैल्यू माइनस का 3, प्लस और माइनस करेंगे कितना आ जाएगा माइनस, तो A2 इक्वल में कितना आया 4 - 3 1, 4 में से 3 गया तो कितना बचा 1, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसी प्रकार तृतीय पद, तो तृतीय पद अर्थात थर्ड टर्म A3 इक्वल में क्या हुआ A प्लस 2d, देखिए A की वैल्यू यहाँ रखेंगे अपन
क्या है, ए की वैल्यू 4 प्लस 2, डी की वैल्यू -3। सॉल्व करेंगे इसे, ए की वैल्यू 4, 2 इंटू -3 करेंगे कितना आएगा, माइनस की वैल्यू है, 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा -6, लेकिन प्लस का है तो क्या आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, -6। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा -2, तो A3 इक्वल में -2, ये हो गया। इसी प्रकार चौथा पद, चतुर्थ पद अर्थात फोर्थ टर्म क्या है अपनी, a प्लस 3d, A4 इक्वल में, तो यहाँ से A4 इक्वल में a की वैल्यू 4 प्लस 3, d की वैल्यू -3, तो कितना आया सॉल्व करने पर 4, 3 इंटू 3 कितना करेंगे 9, लेकिन माइनस का लगा हुआ है तो आगे क्या जाएगा माइनस। ए पॉजिटिव जो वैल्यू कम है, नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, अर्थात ऋणात्मक वाली संख्या ज़्यादा है, धनात्मक वाली कम है, तो क्या आ जाएगा, ऋणात्मक वाली संख्या आ जाएगी नेगेटिव, तो -5। A4 की वैल्यू कितनी आ गई -5। तो ये अपने कौन से हुए 4 पद, पहला पद, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अपन से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है अपन से कि प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, तो AP के प्रथम 4 पद, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP कौन कौन से हुए, यहाँ से A1 की वैल्यू 4, 1 -2 और -5, और यही अपना क्या है आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, बस सेम प्रोसेस है जो अपन ने पिछले वाले क्वेश्चंस में सॉल्व किया था। तो चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सेम इसी प्रकार से। देखिए क्या कह रहा है आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, A1 की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू, सेकंड का थर्ड, फोर्थ है, फोर्थ क्या है, A इक्वल में -1 और D इक्वल में -1/2, पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है। ये अपना क्वेश्चन हुआ सेकंड। फोर्थ वाला तो देखिए सेम वही प्रोसेस, माना 4 पद, लेट A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D, सेम वही प्रोसेस है पहले वाले की तरह। आप चाहो तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कौन से फॉर्मूले से, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें n बराबर अपन को 1 2 3 4 रखना है। जब n बराबर 1 2 3 4 रखेंगे तो सेम यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा और वहीं से अपन इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से कैसे करेंगे, A1 में क्या होगा A, तो A1 इक्वल में A की वैल्यू -1, तो A1 की वैल्यू तो आ गई अपने पास में 1 माइनस का, प्रथम पद हो गया। अब बात करते हैं इसी प्रकार से द्वितीय पद, A2 A प्लस डी, तो A2 इक्वल में A की वैल्यू कितनी है -1 प्लस D की वैल्यू कितनी है 1/2। इनका लासा लेके सॉल्व करेंगे, इसे हल करेंगे, 2 नीचे मान लेंगे 1 का भाग देंगे 2 में 2 बार, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1, बीच में प्लस है तो नीचे भी प्लस लगा दिया। देखिए -2 है, प्लस का 1 है, तो क्या आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है नेगेटिव, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं तृतीय पद, अर्थात थर्ड टर्म, A3 इक्वल में क्या आ जाएगा, यहाँ से A3 इक्वल में A प्लस 2D, A प्लस 2D आया A3 में, तो देखिए A प्लस 2D, तो A की वैल्यू क्या है यहाँ से, A की वैल्यू अपने पास में वही -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 क्या आया, -1 प्लस 1 इक्वल में 0,
तो यहाँ से A3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। A3 की वैल्यू आ गई। अब चतुर्थ पद, तो चतुर्थ पद क्या होगा अपना, फोर्थ टर्म, ये वाला A4 इक्वल में A+3D। देखिए ये वही फॉर्मूले से निकल के आता है जो मैंने बताया था, A+n-1 × D। चतुर्थ पद का मतलब क्या है, n बराबर अपन को क्या रखना है, 4। इसमें n बराबर 4 रखिए, तो A+4 - 1 × D। 4 में से 1 क्या, तो कितना बचा, 3, तो A+3D। देखिए वही फॉर्मूला आ गया अपने पास में। अब दोनों तरीक़ा से भी कर सकते हैं, जौन सा आपको बेटर लगे। देखिए A4 इक्वल में A की वैल्यू कितनी है, यहाँ से -1 +3, D की वैल्यू 1/2, ये दी हुई है अपन के लिए। देखिए -1 + 3 × 1 करेंगे कितना जाएगा, 3 अपॉन में 2 है, 2 आ गया। लासा लेके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, भाग देंगे 2 में, 2 बार गया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई, -2 आ जाएगा, प्लस ये 3 हो जाएगा, कितना बचा, 1/2, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है, तो A4 इक्वल में क्या हो जाएगा, 1/2। आगे चारों पद आ चुके हैं अपने पास में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो लिख दीजिए यहाँ पर AP के प्रथम 4 पद, अर्थात इंग्लिश में बात करें तो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP कौन कौन से आए अपने पास में, -1, -1/2, 0 और 1/2, और यही अपना क्या हुआ, आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस सेम प्रोसेस है, पहले वाला किया था जैसे ये वाला किया है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4th नंबर का, इसका लास्ट क्वेश्चन है सेकंड का 5th नंबर का। इसमें A इक्वल में दिया हुआ है अपन के लिए 1.25 माइनस में, और D इक्वल में माइनस में 0.25। सेम प्रोसेस है पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह। एक मिनट रुकिए। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, वो देखते हैं। देखिए प्रथम 4 पद याद करने अपन को, माना, तो इंग्लिश में बात करें तो लेट फर्स्ट 4 टर्म्स, कौन कौन से मानेंगे अपन, यहाँ से A+D, A+2D, A+3D। ये जो टर्म्स निकल के आती है ना, ये वही उसी फॉर्मूले से निकल के आते हैं। कौन सा वाला, A+n-1 × D। देखिए फर्स्ट टर्म्स क्या आई, A, कैसे आई, 1 - 1 करेंगे तो 0, 0 को मल्टीप्लाई D से करेंगे तो 0, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या से गुणा कर लीजिए, क्या आएगा, 0 ही। तो 0 को ऐसे बचे, फिर E में अपन 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, A। फर्स्ट टर्म्स क्या है, A। सेकंड में n-1, अर्थात 2 - 1, 2 में से 1 गया तो क्या अच्छा, 1, 1 का मल्टीप्लाई D से करेंगे तो 1, 1 का मल्टीप्लाई D से करेंगे तो D, और A+D, A+D। इसी प्रकार तीसरा और इसी प्रकार चौथा। तो ये हो गए अपनी 4 टर्म्स। तो चलिए चलते हैं पहला पद, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगी, A1 इक्वल में A, तो A1 इक्वल में A की वैल्यू माइनस में 1.25, ये हो गई A की 1 की वैल्यू। ठीक, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं दूसरे पद की तरफ। दूसरा पद, सेकंड टर्म, तो A2 इक्वल में क्या हुआ, A+D,
तो A2 इक्वल में ए की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस डी की वैल्यू माइनस में 0.25, प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस, तो 1.25 माइनस 0.25, माइनस माइनस की संख्या है दोनों नेगेटिव नेगेटिव की, नेगेटिव नेगेटिव की संख्याओं को घटाते तो क्या होती है वो ऐड हो जाती हैं, इसमें इसको ऐड करेंगे, अगर यदि नहीं आता तो वो देख लीजिए 0.25, 5 में 5 जुड़ा 0, 5 दूनी 10 हासिल 1, 4 और 1 5, क्या आया 1.25, ये नेगेटिव तो यहाँ भी क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्या आया माइनस का 1.50। जो पॉइंट के बाद की संख्या होती है उनको इसी प्रकार बोला जाता है 50, ना कि 50 बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे 50। यदि 50, यदि ये होता 1.52 तो इसको बोलते हैं 52, ना कि 52 बोलेंगे, 52 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे 52। ठीक, चलिए चलते हैं तृतीय पद की ओर। तीसरा पद अर्थात थर्ड टर्म, देखिए A3 इक्वल में A+2D, वहाँ से ए की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस 2, डी की वैल्यू माइनस का 0.25, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 1.25, 2 से मल्टीप्लाई किया जैसे 2 दूनी 5 दूनी 10, 0 हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, और 2 का मल्टीप्लाई 0 से, 2 अंक छोड़ के पॉइंट, 2 अंक छोड़ के नेगेटिव साइन यहाँ कर लीजिए आप अलग से, 0.25 इंटू 2 नेगेटिव का है तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 अंक छोड़ के पॉइंट, 2 अंक छोड़ के नेगेटिव साइन है, ये हो गया। क्या आया, अब इन दोनों को देखिए ये नेगेटिव में ये भी नेगेटिव में, नेगेटिव नेगेटिव की संख्या क्या होंगी दोनों ऐड हो जाएंगी, कितना हो जाएगा ये 25 और 50 75, 75 75, 2 अंक छोड़ के पॉइंट 1, तो क्या आया माइनस का 1.75, यह आया अपने पास में तृतीय पद। तो चलिए अब चलते हैं चतुर्थ पद की ओर। फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे भाई, A4 इक्वल में A+3D, ए की वैल्यू यहाँ से रखेंगे माइनस का 1.25 प्लस 3, डी की वैल्यू यहाँ से रखेंगे माइनस का 0.25, ये हो गया। तो देखिए ए की वैल्यू माइनस का 1.25, 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 का 0.25, तो कितना हो जाएगा 25 75, 75 और 2 अंक छोड़ के पॉइंट, 2 अंक छोड़ के पॉइंट, नेगेटिव साइन है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप अलग से, कैसे 0.25 इंटू में क्या आ जाएगा 3, देखिए 5 तो 15 हासिल 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 0 का मल्टीप्लाई 0 से, और 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, 2 अंक छोड़ के पॉइंट, वो आ गया माइनस का 0.75। अब जो इन दोनों को देखिए नेगेटिव नेगेटिव की संख्या है दोनों, दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, जोड़ लीजिए 5 और 5 10 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 हासिल 1 2, 2 अंक छोड़ के पॉइंट, कितना आ गया 2.00, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ये भी किस में है नेगेटिव में, तो माइनस का 2.00, तो इसे कैसे लिखा जा सकता है ओनली माइनस का 2, क्योंकि पॉइंट के बाद की जो जीरो होती है वो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उनको अपन नहीं लिखते हैं। तो कौन कौन से आए अपने के पास में प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद अगर बात करें इंग्लिश में तो फर्स्ट 4 टर्म्स कौन कौन सी आई, देखिए यहाँ से A1 की वैल्यू माइनस का 1.25, A2 की वैल्यू माइनस का 1.50, A3 की वैल्यू माइनस का 1.75, A4 की वैल्यू माइनस का 2, ये आ गए अपने पास में वैल्यूज, और यही अपना क्या है आंसर है। आई थिंक दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह है, बस इसमें पॉइंट की संख्या दी हुई है, वो भी किस में नेगेटिव में, बस आपको उनको ऐड करना है और उनका मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना 3rd नंबर का, नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में ही बेल आइकन के बटन को दबा करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो आपके लिए अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमें हमारे अदर सोशल मीडिया से मेरा मतलब है फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, उन सब पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर फॉलो करने से क्या होगा, जैसे जब भी आपको किसी भी सवाल में कभी भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे डायरेक्ट ही इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम ग्रुप में उस सवाल को भेज करके आप हमसे डायरेक्ट ही पूछ सकते हैं। आपके लिए हर सवाल का, क्वेश्चन का, जो भी आपका इश्यू होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर आप में से इन सब में से किसी का भी सपना है डिफेंस में जाने का, एयरफोर्स में जाने का, नेवी में जाने का, या फिर आईआईटी करने का, या फिर 10th के बाद में क्या करें, सबसे मोस्ट ऑफ जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स की वही यही होती है कि 10th के बाद में कौन सी सब्जेक्ट लें, तो आप हमसे डायरेक्ट ही इस रिगार्डिंग में इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट ही मैसेज करके बात कर सकते हैं। आपका रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। इन सब की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो ये आपकी जो वीडियो थी, ये आज लास्ट जो वीडियो थी यही थी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लीजिए। थैंक यू।